आदित्य ठाकरे के लिए हम काफ़ी है, राज ठाकरे साहब को बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम इसीलिए यहाँ पे नहीं खड़े हैं क्योंकि हम किसी के पोते हैं या किसी के बेटे हैं, हम हमारे दम पे है। अरे जिस भतीजे ने हमारे 6 नगर सेवक चुराए उनको हम छोड़ दें? 5 साल में अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो बिल्कुल नहीं खड़े होते। भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सपोर्ट से होगा। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की कवरेज के दौरान हम पहुंच गए हैं मुंबई की सबसे चर्चित सीट वर्ली सीट पर। और ये चर्चित इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो लोग तो जाने पहचाने हैं, बहुत हेवी वेट कहे जा रहे हैं। एक नाम आदित्य ठाकरे जो फिलहाल यहाँ से विधायक हैं, दूसरा नाम मिलिंद देवड़ा जो राज्यसभा के सांसद हैं और अभी कुछ ही दिनों पहले वो कांग्रेस छोड़ करके शिवसेना में शामिल हुए हैं। लेकिन एक तीसरा भी नाम है जो इन दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है और उनका नाम है संदीप देशपांडे जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से अधिकृत उम्मीदवार हैं। तो चलिए जरा संदीप देशपांडे से ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि जब उनके सामने इतने दो हैवीवेट उम्मीदवार हैं तो वो अपनी उम्मीदवारी को किस तरीके से देख पा रहे हैं। तो शुक्रिया संदीप जी। धन्यवाद। जैसा कि आदित्य ठाकरे विधायक हैं, ठाकरे परिवार से आते हैं और उनके सामने एक और आ गए हैं मिलिंद देवड़ा जो राज्यसभा के सांसद हैं, मुरली देवड़ा के बेटे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनका भी बड़ा लंबा परिचय है। इन दोनों के सामने दिल्ली में बैठे पत्रकार ये कहते हैं कि संदीप देशपांडे थोड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसा है क्या? देखिए, जिनके पिताजी या जिनके ग्रैंडफादर बड़े होते हैं, नॉट नेसेसरी उनके लड़के और उनके ग्रैंडसन उतने पावरफुल हो। अभी अमिताभ बच्चन जी बहुत बड़े एक्टर थे पर अभिषेक बच्चन जी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। हाँ, सुनील गावस्कर साहब तो बहुत बड़े प्लेयर थे पर रोहन गावस्कर को चांस नहीं मिला, थोड़ा सा चांस मिला, प्रूव नहीं कर पाए। सचिन तेंदुलकर जी तो बहुत बड़े हैं, अर्जुन तेंदुलकर जी को तो आईपीएल में भी चांस नहीं मिला उतना। कोशिश कर रहे हैं अभी। तो है ना, आपके पिताजी का नाम बड़ा होने से या आपके दादाजी का नाम बड़ा होने से आप बड़े नहीं हो जाते हो या आप हेवीवेट नहीं हो जाते हो। आप हेवीवेट या बड़े आप तब बच जाते हो जब जनता आपके साथ होती है, लोग आपके साथ होते हैं। तो मुझे लगता है ये मालूम नहीं, मतलब शायद दिल्ली में हेवीवेट की व्याख्या अलग होगी लेकिन हमारे पास तो व्याख्या यही है कि जिसके पीछे जनता है वो हेवीवेट है। एक चीज़ और कही जा रही है, आपके विरोधी कह लीजिए उनको या पब्लिक कह लीजिए, कि आदित्य ठाकरे यहाँ से उम्मीदवार हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, बाला साहब ठाकरे के पोते हैं, ठाकरे परिवार के एक वारिस हैं। कम से कम इस सीट पर राज ठाकरे साहब को अपना उम्मीदवार तो नहीं देना चाहिए था। क्यों? मतलब उसके पीछे कोई लॉजिक तो रहेगा। परिवार की बात है कि परिवार का लड़का चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि आदित्य ठाकरे भी तो राज ठाकरे के भतीजे ही लगेंगे। कम से कम भतीजे को छोड़ देते, बाकी और लोगों के खिलाफ लड़ा लें। अरे जिस भतीजे ने हमारे 6 नगर सेवक चुराए उनको हम छोड़ दे और हमारे अमित के सामने खड़ा किया है वो ठीक है। तो अमित के सामने भी तो उन्होंने खड़ा नहीं किया है ना? किया है ना। अमित के सामने उबाटा का उम्मीदवार खड़ा है। हाँ। उसका नाम महेश सावंत है। अच्छा, महेश सावंत, हाँ ठीक। सदा सरवणकर तो एक अलग बात है, हाँ। पर महेश सावंत जो खड़ा है वो उबाटा का उम्मीदवार है, तो वो खड़ा करते वो सही है। खाली त्याग राज ठाकरे जी नहीं करना चाहिए, उद्धव ठाकरे कोई त्याग नहीं करेंगे, खाली छीनेंगे लोगों से। यही पब्लिक का कहना है या लोगों का कहना है कि आप छीनोगे तो ठीक है, हम कुछ नहीं करना चाहिए। देखिए बात ऐसी है, 2019 में हमने आदित्य जी को के सामने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, एक गुड जेस्चर के नाते। लेकिन आपका जो 5 साल में परफॉर्मेंस होना चाहिए था, जो लोगों के प्रति आपकी भावना होनी चाहिए थी, जो लोगों का काम आपने करना चाहिए था, 5 साल में आपने कुछ नहीं किया। तो हमारा दायित्व जो है वो जनता के प्रति है। अगर जनता फिर ये कहेगी कि आप आपके भतीजे के लिए जनता के प्रति जो आपका दायित्व है वो आप भूल रहे हो, तो वो भी ठीक बात नहीं है, सही बात नहीं है ना। तो 5 साल में अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो बिल्कुल नहीं खड़े होते। पर 5 साल में जिस
हिसाब से, जिस प्रकार से पूरे वरली विधानसभा की जो वाट लग गई है, दूसरा शब्द नहीं है उसके लिए, अच्छा शब्द, जो वाट लग गई है, जो वाताहत हो गई है, मुझे लगता है उसके लिए हमें हमारा उम्मीदवार देना पड़ा और हम चुनाव लड़ रहे हैं, संदीप जी, क्योंकि हमारा दायित्व जनता के प्रति है। ये तक चलिए, यहाँ तक तो समीकरण समझ में आ गए। अब एक और समीकरण उलझा हुआ है। समीकरण उलझा हुआ ये है कि लोकसभा चुनाव में आपके नेता राज ठाकरे कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं। करेक्शन है, आपने शिव तीर्थ की सभा सुनी होगी, तो हमने कहा कि मोदी जी पंतप्रधान बने, उसके लिए हमारा समर्थन है। उसमें हमने भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कहा, ना हमने एनसीपी कहा, ना हमने शिवसेना कहा। चलिए, मान लिया कि नरेंद्र मोदी का आपको समर्थन है, आपकी पार्टी को समर्थन है, राज ठाकरे जी का समर्थन है। अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है और यहाँ पर नरेंद्र मोदी के कहने पर ही तो महायुति का गठबंधन बना होगा। कहने की बात अलग है और खुद होने की बात अलग है ना। अगर नरेंद्र मोदी खड़े होते और कहते थे कि मैं सीएम बनूंगा तो बात अलग है, पर मोदी साहब तो खड़े नहीं है चुनाव के लिए। हाँ, चुनाव के लिए बहुत अलग अलग लोग खड़े हैं। और दूसरी बात है, जब हमने समर्थन मोदी साहब के लिए दे दिया, महाराष्ट्र में तो हम है ना, हमारी पार्टी का नाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है और हमारा एक स्लोगन है, जगाला हिवा वाटेल असा महाराष्ट्र हमारा बनवायचा है। इसका मतलब दुनिया आके देखना चाहिए कि महाराष्ट्र कैसा हो, उसके लिए हमें लड़ना ही पड़ेगा चुनाव, क्योंकि ये 5 साल में जो जिस प्रकार से राजनीति ने करवट ली है महाराष्ट्र में, आप देख रहे हो क्या उसकी हालत हो गई है। कोई विचारधारा इतनी मिक्स हो गई है, जैसे कलर मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद आपको पता नहीं चलता है कौन सा कलर है, उस प्रकार से विचारधाराएं सब मिक्स हो गई है। एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अकेली पार्टी है जिसकी विचारधारा भी साबुत है और जिसकी सिंबल भी साबुत है और जिसका पक्ष भी साबुत है। लेकिन संकट ये है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की आपने जो बात कही, विचारधारा साबुत है, सिंबल भी आपका बचा हुआ है और बाकी पार्टियों के मुकाबले में भाजपा और कांग्रेस को छोड़ दे तो, लेकिन आपकी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं हो पाती है, तो जनता किस तरीके से भरोसा करे कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उस मुकाम पर पहुंच जाएगी जहां पे उनके मंत्री बन जाएं, जहां पे वो इस हैसियत में आ जाएं कि वो जो कहें तो वो काम हो जाए। अगर आप जनता को पूछेंगे, भले हम सत्ता में नहीं थे लेकिन हम जो कह रहे हैं वो काम होता था। हमने कहा टोल बंद करना चाहिए, 4-5 टोल मुंबई के बंद हो गए। कोविड के टाइम में आप अगर देखेंगे, जब मुख्यमंत्री साहब वर्षा में छिप कर बैठे थे, तब लोग उनकी समस्या बताने राज ठाकरे साहब को आते थे और हमने उनकी समस्या हल की। हॉस्पिटल के जो बिल बढ़ रहे थे वो कम करने का काम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किया। जिस प्रकार से लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहे थे, उनको बेड दिलाने का काम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किया। तो भले हम सत्ता में नहीं थे लेकिन हमने काम किए, हमने लोगों को रिजल्ट दिया और अगर सत्ता में आ जाएंगे इस बार तो बिल्कुल हम रिजल्ट देंगे। हमने कहा महाराष्ट्र के लाउडस्पीकर बंद होने चाहिए, मस्जिदों के ऊपर बंद हो गए। हाँ, अब आप कह रहे हैं सत्ता में आ जाएंगे, अब बताइए कि आपका गठबंधन कौन सा होगा जिसमें सत्ता में आ जाएंगे? महायुति के साथ है नहीं, महाविकास अघाड़ी में है नहीं, तो महाविकास आघाड़ी और महायुति ये जो है उनकी जगह कितनी होती है, उनकी सीट्स कितनी होती है, मनसे की सीट कितनी होती है, उसके ऊपर सब बातें चलेंगी। तो मतलब ये है कि अगर 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आपकी सारी शंकाओं का निरसन हो जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जहां भी जरूरत होगी आप समर्थन कर देंगे? हमने कहा 23 तारीख का रिजल्ट लगेगा तब आपकी सारी शंकाएं दूर होंगी। एक बात तो पक्की है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सत्ता में रहेगी। हमारे साथ कौन रहेगा इसका फैसला 23 तारीख के बाद होगा। हम तो रहेंगे, बाकी कौन रहेगा वो सोचेंगे। जनता इसीलिए तो कंफ्यूज है। 2019 में वो वोट देती है शिवसेना बीजेपी गठबंधन को, मुख्यमंत्री बनना चाहिए भाजपा का, शिवसेना कहती है हमारा होगा, टूट के महाविकास अघाड़ी बनी। आपके ही चैनल पे राज साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, तब उन्होंने एक भाकित किया था, एक भविष्यवाणी बताई थी कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सपोर्ट से होगा। ये उनकी भविष्यवाणी है। तो आप मतलब एक नई महायुति बनेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी और मनसे होगी। मेरा ये मानना है कि अभी बहुत ज़्यादा दिन तो है नहीं, आज तारीख मेरे ख्याल से 9 है,
अभी 14 दिन बाकी है। वोटिंग का 11 दिन बाकी है। हाँ, तो उसके बाद फैसला आप सामने आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए संदीप जी, हम लोग उत्तर भारतीय हैं और मनसे पर आरोप लगते हैं कि उत्तर भारतीयों के लिए मनसे ठीक पार्टी नहीं है। ये आरोप कुछ लोग लगाते हैं और ख़ास तौर से आपके विपक्षी लगाते हैं। मैंने एक एनसीपी के कद्दावर नेता का इंटरव्यू किया, बड़े नेता हैं, उन्होंने भी यही कहा कि मनसे की बात ही क्या करनी, मुंबई तो पूरे देश की है, उत्तर भारतीयों की भी है, दक्षिण भारतीयों की भी है, सब लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन मनसे चाहती है कि उत्तर भारतीय यहाँ ना रहें। अभी आप भी उत्तर भारतीय हैं, आपसे मैंने प्यार से बात की, आपको चाय भी ऑफर की, तो कुछ गलत बिल्कुल नहीं आपके साथ व्यवहार किया है क्या? इसका मतलब यही है कि एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है मनसे के बारे में। देखिए, हमारा ये कहना है और जो कानून के हिसाब से बिल्कुल सही है, हमारा ये कहना है मुंबई सबकी है, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी कायदे कानून है। एक इंटर स्टेट माइग्रेशन एक्ट है। आप अभी समझो ये करो कि बिहार से 100 लेबर आए ना, ठीक है, यहाँ पे आए, तो इंटर स्टेट माइग्रेशन एक्ट जो है वो ये कहता है कि आप भले इधर से लेबर, उधर से इधर लेबर आ सकते हैं, लेकिन इधर आने के बाद यहाँ के लेबर कमिश्नर के पास उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसके पीछे क्या मकसद है? उसके पीछे मकसद है कि अगर वहाँ से यहाँ लेबर आते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, तो उनके साथ अगर कोई अन्याय होता है तो वो किसको जाके तकरार करेंगे? बाहर से आया वो आदमी। वो तो जो सत्ता में रहेगा, जो विधायक रहेगा, जो सांसद रहेगा, उसी को। अरे वो बाहर से आए वो आदमी को क्या मालूम कौन विधायक है, कौन सत्ता है, कौन क्या है? इसीलिए उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है यहाँ के लेबर कमिश्नर के पास। बराबर है? तो ये अगर हम कहते हैं कि ये कानून का इम्प्लीमेंट हो तो हम कुछ गलत कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर उत्तर प्रदेश में एक बड़ी फैक्ट्री लगेगी तो वहाँ के उत्तर प्रदेश के लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलना चाहिए। अगर मैं ये कह रहा हूँ तो कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। तो अगर महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगती है तो महाराष्ट्र के लोगों को काम मिलना चाहिए, ये अगर मैं कहता हूँ तो कुछ गलत कहता हूँ? इसमें गलती नहीं है कि महाराष्ट्र अरे में काम नहीं मिलना चाहिए। ऐसा कैसा भाई? नहीं, अगर उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री लगती है और उत्तर प्रदेश के लोगों को काम मिलना चाहिए तो सही है, नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगती है और महाराष्ट्र के लोगों को काम मिलना चाहिए, गलत है। नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? वो उल्टा हो रहा है। जैसे आप लोगों पे जो बात हो रही है, मनसे पे खास तौर से, मैं आरोप नहीं लगा रहा, आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं। मैं इस बात साफ कर रहा हूं, विरोधी की बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर फैक्ट्री लगती है तो यूपी के लोगों को काम मिलना चाहिए, लेकिन वहां पे काम करने के लिए मुंबई वालों को मना नहीं होना चाहिए। तो यही हाल मुंबई वाले में है। देखिए, हमारे महाराष्ट्र राज्य में कानून है और कानून ये कहता है, मैं कानून से बात करता हूँ, मेरे मन की बात नहीं कह रहा हूँ। महाराष्ट्र में कानून है 80% 80% यहाँ के भूमिपुत्रों को रोजगार मिलना चाहिए। ये कानून सिर्फ महाराष्ट्र में है क्या? नहीं। ये हिमाचल प्रदेश में भी है, ये जम्मू कश्मीर में भी है, ये पंजाब में भी है, ये बहुत सारे स्टेट में है। अगर कानून ये कहता है और कानून का पालन होना चाहिए, ये अगर मन से कहती है, तो हम गलत कैसे हुए? एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है हमारे बारे में, ठीक है। देखिए, हर एक आदमी को अपने अपने स्टेट से प्यार है और होना भी चाहिए, आपको भी होगा। बिल्कुल है। तुम अगर आपको आपके स्टेट से प्यार है उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं अगर मेरे स्टेट से प्यार करूं तो गलत बात कैसे हो सकती है? वो गलत नहीं है। यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है कानून है, लेकिन यहाँ का कानून ये है कि राज ठाकरे जी ने जो कहा, मनसे ने जो कहा, कानून तो वो है, भले ही लिखा हुआ कानून कुछ कहाँ पे एक इंसिडेंट बताओ भैया ऐसा हुआ है? वो एक इंसिडेंट बताओ मुझे। वो पुराने हवाला देते हैं 2006-07 का। अरे क्या हुआ, लेकिन तभी हुआ क्या वो तो बताइए हमें। वो तो वही आपके विरोधी ही बताएंगे। तो उनको पूछिए। देखिए, आरोप करना बहुत आसान बात है, आप उनको कहिए हमारे सामने डिबेट पे बैठे, हर एक बात का जवाब देंगे हम, जिसे आपके दिए बिल्कुल है। उनके भी सवाल का जवाब देंगे। लेकिन वो सवाल भी नहीं पूछते हैं, खाली आरोप करते हैं और जवाब सुने बिना भाग जाते हैं। ये गलती है। अब संदीप जी चूंकि आप पे आते हैं, आपके प्रचार के लिए राज ठाकरे जी खुद आए। राज ठाकरे ने आपकी खूब तारीफ की। आपके कैंडिडेट, उनके कैंडिडेट आप हैं, आप मनसे के नेता हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी तारीफ होगी ही होगी। और उसी दौरान विरोधियों पे हमला भी किया जाता है। ये एक राजनीतिक शिष्टाचार कह लीजिए या राजनीतिक मजबूरी कह लीजिए, लेकिन उन्होंने आदित्य ठाकरे के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं बोला है। जरूर भी नहीं है। देखिए, राज ठाकरे साहब है और आदित्य ठाकरे है, हाँ, तो वो ऐसा नहीं होता है। महाराष्ट्र में वो
प्रोटोकॉल पाला जाता है। आपके इधर मालूम नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में ये प्रोटोकॉल है। आदित्य ठाकरे के लिए हम काफ़ी है, राज ठाकरे साहब को बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम काफ़ी है बोलने के लिए। और मिलिंद देवड़ा के लिए? उसके लिए तो बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी आज मैं आपको फ़ोटो बताता हूँ उनके रैली का। उनकी रैली है मिलिंद देवरा साहब की, और उनके रैली में वो खुद नहीं है, उनके कार्यकर्ता लोग। इधर तो फोन घ्यायला सांग रोहितला, कार्यकर्ता लोग। मैं अभी आपको वीडियो और फोटो दोनों बताता हूँ उनका। ऐसे उम्मीदवार को लोग चुन के देंगे जो खुद के रैली में प्रेजेंट नहीं रहता है। तो ये क्या है फिर? फिर तो आपको वॉक ओवर मिल रहा है, आपको मिल रहा है या आदित्य ठाकरे को मिल रहा है? फिर तो वॉक ओवर। अरे देखिए, ऐसा है, जनता देखो, मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। ना मेरे पिताजी पॉलिटिक्स में थे, ना मेरे दादाजी थी, ना मेरे मम्मी के साइड से कोई था, कोई नहीं। हम तो हमारे जिस मकाम पे आज हम हूँ वो हमारे मेहनत से पहुँचे हैं। पार्टी के लिए आंदोलन किया, लोगों के लिए काम किया, राज ठाकरे साहब ने उसको सराहा, हमको चांस दिया। हम इसीलिए यहाँ पे नहीं खड़े हैं क्योंकि हम किसी के पोते हैं या किसी के बेटे हैं, हम हमारे दम पे है। और राज साहब ने हमको वो चांस दिया, उन्होंने हमारी कुछ क्वालिटी देखी होगी इसलिए चांस दिया होगा। तो जनता है ना, ये सब देखती है, वो आंखों पे पट्टी बांध के वोटिंग नहीं करती है, वो समझदार है, होशियार है। संदीप जी के आखिरी सवाल, चूंकि हम वर्ली में बैठे हैं, बहुत ही अलग तरीके की ये सब पूरी लोकेलिटी है, हाई राइज बिल्डिंगें भी हैं, स्लम्स भी हैं, मिडिल क्लास फैमिली भी है, और रिचेस्ट फैमिली भी यहीं पे है, लोएस्ट फैमिली भी यहीं पे है। ये जो इतना कॉम्बिनेशन बना हुआ है वर्ली का, जिसमें डेवलपमेंट भी एक्सट्रीम लेवल पे दिखता है और पॉवर्टी भी एक्सट्रीम लेवल पे दिखती है, कैसे ठीक होगा ये? नहीं, ये इतना आसान तो काम नहीं है कि मैं आपको 2 शब्दों में बताऊं कि मैं इसे जादू की छड़ी घुमाऊंगा और वो ठीक होगा। उसके लिए प्रोसेस है, उसके लिए सबके साथ बात करनी पड़ेगी, सबको साथ में लाना होगा, उसमें एक संतुलन बनाना होगा। ये इतनी आसान बात नहीं है कि मैंने जादू की छड़ी घुमाई, पर उसके लिए आपको समय भी देना होगा, जो आज तक के यहाँ के जो विधायक थे उन्होंने दिया नहीं। समय देना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनको विश्वास में लेना पड़ेगा, तभी ये चीज़ होगी। ये रीडेवलपमेंट बड़ा इशू है कि हम स्लम्स को हटा करके और उनको ठीक किया जाएगा, उनकी ज़मीनें आवंटित की जाएंगी, सारी चीज़ें ठीक की जाएंगी, लेकिन लोगों में बड़ी नाराज़गी है कि जिस तरीके से रीडेवलपमेंट हो रहा है वो ठीक नहीं है। आप कैसे देखते हैं इसको बतौर मुंबई का? उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहूँ तो अभी यहाँ सामने एक प्रेम नगर, सिद्धार्थ नगर के, वो 25 साल पहले SRA डिक्लेयर हो गए, वहाँ पे डेवलपर भी आया, लेकिन डेवलपर ऐसा आया है, वो आप कह रहे हैं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास कोई फाइनेंस नहीं है, और वो जो कोई दूसरा डेवलपर आता है, किस बात का डेवलपर? फिर मुझे पैसा जो दूसरा कोई डेवलपर आता है तो वो उसको इतनी प्राइस मांग लेता है कि वो बेचारा ना बोल देता है। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, उसको आपको बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा या बम्बू डाल के सॉल्व करना पड़ेगा। मन से दोनों चीज़ जानती है। यही तो बात है, यही तो बात है मनसे की, कि आपने जो दूसरी लाइन कही कि बम्बू डाल के करना पड़ेगा, इसी के लेकर के आपको घेरा जाता है बार बार। घेरने का क्या है, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? लोगों को घर मिलेंगे ना, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बम्बू भी डालेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। रिजल्ट चाहिए, या तो कानून का सहारा या तो फिर अब हमारी सत्ता। देखिए, आज तक 2 चीज़ों से काम आपके होते हैं। लोगों के काम अगर करना है तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो आपकी सत्ता हो तो आपके काम हो जाते हैं, या आपकी दहशत हो तो आपके काम हो जाते हैं। हमारी आज तक तो सत्ता नहीं है, पर हमारे दहशत पे हम लोगों का काम करते हैं, और उसमें मुझे कोई मतलब गिल्ट नहीं है। हम दहशत करते हैं पर वो अच्छे के लिए करते हैं, लोगों के काम करने के लिए कहते हैं, और उसका हमें अभिमान है, और लोग भी इसके लिए हमें हमारे चाहते हैं। और यही मराठी नहीं, उत्तर भारतीय लोगों को भी काम किए। जब कोविड था तो हमने देखा नहीं है उत्तर भारतीय, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, कौन है, जो हमारे पास आया उनके काम किए, जहाँ उनको ज़रूरत पड़ी मन से उनके लिए खड़ी हुई। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे संदीप देशपांडे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवार वर्ली से, जिनके सामने हैं आदित्य ठाकरे और मिलिंद देवड़ा। लेकिन संदीप देशपांडे मनसे को लेकर के, राज ठाकरे को लेकर के, अपने कामों को लेकर के इतने आश्वस्त हैं कि वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। नतीजे क्या होंगे पता चलेगा 23 नवंबर को।
तब तक इंतज़ार करिए और देखते रहिए ABP लाइव।